हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों श्यानता से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर विचार किया था, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं सातत्य का समीकरण, और उसमें रोनाल्ड नंबर पर भी हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। और साथ में ही हम लोग बर्नौली के सिद्धांत जो था बच्चों, उस पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था और उसका समीकरण को भी प्राप्त किया था बच्चों, है ना। तो चलिए आज उसी श्यानता के लेसन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बर्नौली के नियम का अनुप्रयोग, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है घटना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी बच्चों। तो आज मेरे साथ आप लोग अच्छी तरह से बैठे बच्चों और हर एक सिद्धांत को आप लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आज हम लोग बर्नौली के, है ना, बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इसका अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं बच्चों कि बर्नौली का जो सिद्धांत था, यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में जा करके पहले बर्नौली के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लें, है ना। सभी प्रकार के वीडियो को देखने के बाद आप लोग यदि यहाँ पर आएंगे बच्चों, तभी आप लोगों को अनुप्रयोग जो है इसमें समझ में आएगी, है ना। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला इसका अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे कि बर्नौली का प्रमेय जो है या बर्नौली का जो सिद्धांत है बच्चों, यदि कोई नली, है ना, किस प्रकार हो, यदि क्षैतिज हो, सीधी हो, तो उस पर बर्नौली का क्या, है ना, प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं कि बच्चों की इस प्रकार की यदि कोई नली है ना, क्षैतिज नली है, इस प्रकार की कोई नली है, देखिए, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर ज़्यादा है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर कम है। और इसमें जो है कोई भी अश्यान, है ना, द्रव्य जो है प्रवाहित हो रही है, कोई भी द्रव्य जो है ना, जिस अश्यान द्रव्य जिसमें ज़्यादा श्यानता का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। मतलब श्यानता तो सब द्रव्य में होती है, लेकिन थोड़ा सा कम होती है ना, कम ज़्यादा होती है। जैसे जिसमें ज़्यादा श्यानता का गुण यदि पाया जाता है तो वो द्रव्य ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, है ना। यदि कोई द्रव्य यदि जिसमें श्यानता का गुण कम पाया जाता है तो वो स्मूथली फ्लो करती है, आराम से प्रवाहित हो सकती है। तो हम लोग वैसे ही द्रव्य को इस नली में प्रवाहित होने देंगे जो आसानी से प्रवाहित होती है। तो मान लेते हैं कि बच्चों की ये जो नली विभिन्न अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल वाली नली है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए A1 मान लेता हूँ, यहाँ पर A2 है, और इसमें जो द्रव्य यहाँ पर प्रवाहित हो रही है उसका वेग हम लोग V1 मान लेंगे, और यहाँ पर जो द्रव्य प्रवाहित हो रही है इस सिरा से उसका वेग हम लोग V2 मान लेंगे, है ना। द्रव्य जो इसमें प्रवाहित हो रही है उसका घनत्व हम लोग यहाँ पर रो मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार है। तो सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे कि बर्नौली का प्रमेय हम लोगों को क्या कहता है। तो अब देखिए, इस सिरा का दाब जो है P1 है, इस सिरा का दाब यहाँ पर क्या है, P2 है ना। क्योंकि द्रव्य जो होती है इधर से प्रवाहित हो रही है बच्चों, तो यहाँ पर देखने की वाली बात होगी कि दाब का मान P1 बड़ा होगा किसकी तुलना में, P2 की तुलना में, है ना, क्योंकि द्रव्य इधर प्रवाहित हो रही है ना। तो दाब P1 ज़्यादा होगा P2 की तुलना में। यहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, देख पा रहे हैं, ज़्यादा है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर कम है। तो ये भी मेंशन कर देता हूँ कि A1 बड़ा है यहाँ पर A2 से। तो अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है बच्चों कि क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि देखिए, इस सिरा को हम लोग A मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग B मान लेते हैं। तो देखिए इस नली, देखिए इस नली के लिए, है ना, इस नली के लिए बर्नौली के प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे, है ना। इस नली के लिए बर्नौली के सिद्धांत का या बर्नौली के समीकरण का प्रयोग करते हैं, बर्नौली के समीकरण का प्रयोग करते हैं, बर्नौली के समीकरण का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो बर्नौली का समीकरण हम लोगों को कुछ इस प्रकार मिलता है बच्चों कि देखिए, पहला सिरा के लिए यदि लिखेंगे तो P1 बाई रो, है ना, प्लस हो जाएगा देखिए 1/2, और यहाँ पर होगा V1 स्क्वायर, और दूसरा नंबर में होता है यहाँ पर सिर्फ H, है ना। हमको क्या मिलता है, GH भी आप लोग लिख सकते हैं, जिसको स्थितिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं, द्रव्य की स्थितिज ऊर्जा। इसको द्रव्य का दाब ऊर्जा कहते हैं, इसको द्रव्य का हम लोग कौन ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसको हम लोग द्रव्य का स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये पहला सिरा के लिए हो गया था। अब दूसरा सिरा के लिए यदि समीकरण को लिखेंगे तो ये हो जाएगा P2 बाई रो, है ना,
प्लस हो जाएगा 1/2 v2 स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा GH। तो GH मैंने देखिए दोनों तरफ बराबर लिखा है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से प्रथम सिरा की ऊंचाई और दूसरे सिरा की ऊंचाई समान है, इसीलिए ये टर्म जो होता है बच्चों कट जाता है। आप लोग बर्नौली के प्रमेय को बढ़िया तरह से देखने के बाद इसके अनुप्रयोग को यदि देखेंगे बच्चों तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये टर्म को जो है बच्चों हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही समीकरण बचता है बच्चों। तो क्या बचता है मेरा, देखिए P1/ρ है ना, प्लस हो जाएगा 1/2 v1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा P2/ρ और प्लस यहाँ पर होगा 1/2 ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर। तो ये समीकरण हमको प्राप्त होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखें बच्चों कि यदि हम लोग क्या करते हैं कि इस P2 को इधर ले आते हैं और ये टर्म को हम लोग उधर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए P1/ρ माइनस ये हो जाएगा P2/ρ इक्वल टू 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 और ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर। इस प्रकार का समीकरण हम लोगों को कुछ मिलेगा बच्चों। यदि हम लोग इसको और सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ से हमको मिलेगा P1 माइनस P2/ρ इक्वल टू 1/2 इक्वेशन से देखिए v2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा v1 स्क्वायर। रो को भी यदि हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो समीकरण मेरा रिड्यूस होकर के कुछ इस प्रकार आ जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू है ना 1/2 रो और ये हो जाएगा देखिए v2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा v1 का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार का समीकरण का हमको है ना यहाँ पर पता चलता है। अब देखिए सातत्य का समीकरण हमको क्या बताता है, देखिए सातत्य के समीकरण से, देखिए सातत्य के समीकरण से है ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का हम लोग यदि यूज़ करते हैं बच्चों तो इस प्रकार का समीकरण होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमको मिलता है ना। तो यहाँ से हमको ये भी पता चलता है देखिए कि A भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। जब सातत्य का समीकरण वाले वीडियो को जो मैंने बताया है उसको आप लोग जाकर के अच्छी तरह से इसको देखें, तभी यह बात आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। इसका मतलब होता है कि नली का यदि जो सिरा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है वहां पर वेग ज्यादा होता है। मैंने क्या कहा कि नली का वैसा सिरा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहां पर वेग का मान कम होता है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से देख पा रहे हैं है ना, इस नली में बच्चों इस देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है ना ज़्यादा है, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर कम है। तो बात यहाँ पर हो जाएगी कि द्रव्य का वेग जो होता है यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर द्रव्य का वेग यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो वो बात मैंने मेंशन करता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ है ना, यहाँ क्या है A1 बड़ा है आपका A2 से, तो क्या होगा है ना, A1 बड़ा है A2 से, तो A1 सिरा पर द्रव्य का वेग जो होगा सातत्य समीकरण के अनुसार वो कम होगा किसकी तुलना में, V2 की तुलना में। इसका मतलब है कि V2 दूसरे सिरा पर, सिरा B पर द्रव्य का वेग यहाँ पर ज़्यादा होगा। और दाब का यदि हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों तो इस समीकरण से हम लोग यहाँ पर देखिए दाब का मान निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि V2 यहाँ पर बड़ा है, V1 छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या एक धनात्मक संख्या हो गई है ना। तो यहाँ पर देखिए समीकरण से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण से, कौन सा समीकरण से, समीकरण ये वाला समीकरण का हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए V2 बड़ा है, बड़ा में छोटा घट रहा है, इसलिए ये संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो P2 को हम लोग इधर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि P1 बड़ा हो जाएगा मेरा P2 से। आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव कब होगा, जब P2 मेरा छोटा हो, P1 बड़ा, मतलब है ना कि बड़ा संख्या छोटा में है ना। ये देखिए संख्या P1 बड़ा है, इसका मतलब है कि ये बड़ी संख्या है, घट रही है इसमें छोटी संख्या, इसीलिए ये मेरे धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। आप जैसे यहाँ पे देखिए 5 में से यदि 4 घटेगा तो 1 होगा, तो ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, तभी हमको पॉजिटिव नंबर हमको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर है कि P1 बड़ा है, यहाँ पर P2 छोटा है, तभी हमको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस सिरा का क्षेत्रफल है ना, अब देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आया कि ये ए सिरा का जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है दूसरा सिरा की तुलना में। तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों कि अब थोड़ा सा फिगर देखिए कि इस सिरा का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो वेग कम है, तो दाब यहाँ पर ज़्यादा होगा, इस सिरा पर दाब ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका कम है, तो वेग ज़्यादा है,
तो यहाँ पर दाब कम होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग को कहते हैं बर्नौली के पहले सिद्धांत का अनुप्रयोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है वहाँ पर द्रव्य का वेग या तरल का वेग क्या होता है, कम होता है, लेकिन दाब वहाँ पर ज़्यादा होता है। वैसा सिरा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है, वहाँ पे द्रव या तरल का वेग ज़्यादा होता है और दाब वहाँ पर कम होता है। तो ये समीकरण से हमको प्राप्त होता है। अब दूसरा इसका अनुप्रयोग हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका बहुत सारा अनुप्रयोग है बच्चों, है ना। यहाँ पर जो ये अनुप्रयोग हम लोग देख रहे हैं, इसका अनुप्रयोग हम लोग दाब के साथ जो वेग में जो परिवर्तन होता है ना, इसका बहुत सारा अनुप्रयोग है। तो हम लोग छोटी छोटी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर होती है कि देखिए कि हवा के चलने पर, देखिए हवा के चलने पर इसी का अनुप्रयोग देख रहे हैं, ये समीकरण का उपयोग। देखिए हवा के चलने पर कागज, है ना, कागज, है ना, कागज या, है ना, कपड़ा का उड़ना। तो आप लोग जनरली स्टूडेंट हैं और ये चीज़ आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चों कि जब भी हम लोग गर्मी के मौसम में पंखा चला करके पढ़ाई करते हैं, है ना, ऊपर जब पंखा चला करके जब हम लोग पढ़ाई करते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना, और नीचे में किताब रखा रहता है, तो आप लोग जनरली देखते होंगे कि किताब का पन्ना जो होता है बच्चों वो उड़ता है ऊपर की और हमेशा उड़ता है, और ये प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ता है ना। तो ये क्यों होता है, आखिर पंखा के चलने पर किताब के पन्ने क्यों उड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझिए। देखिए जब पंखा जब चलता है बच्चों तो रूम के अंदर की जो हवा जो होती है उसमें गतिशीलता आ जाती है ना। हवा का यहाँ पर वेग बढ़ जाता है। क्या होता है, हवा का वेग बढ़ता है या बढ़ जाता है, हवा का वेग बढ़ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि जहाँ का वेग ज़्यादा होता है वहाँ पर दाब कम होता है। तो हवा का जब यहाँ पर वेग बढ़ जाता है तो दाब क्या होता है, घट जाता है, दाब घटता है। दाब जब घटेगा तो किताब के जो दो पन्ना होता है, पेज होते हैं, उस पेज के बीच में भी तो हवा भरी रहती है, यहाँ पर जो होती है हवा भरी रहती है। तो ये हवा जो होता है गति नहीं करता है, जिसके वजह से यहाँ का दाब ज़्यादा होता है ना, बनिस्पत यहाँ की तुलना पर। तो इसका दाब यदि ज़्यादा होगा और यहाँ पर दाब कम होगा तो पेज के अंदर से हवा बाहर निकल करके, है ना, बाहर निकलना चाहेगी, पेज के अंदर से हवा बाहर निकलना चाहेगी। तो जब वो बाहर निकलती है तो पेज को ऊपर की ओर उठा देती है और, है ना, वो पेज ऊपर की ओर उठता हुआ हमको प्रतीत होने लगता है ना। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है बच्चों, जिसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। इसमें दूसरा अनुप्रयोग इसका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है बच्चों। देखिएगा आप लोग बुसेन बर्नर जलाते होंगे, बुसेन बर्नर, है ना, देखिए बुसेन बर्नर का उपयोग आप लोग करते होंगे। बुसेन बर्नर क्या होता है बच्चों, जब हम लोग प्रैक्टिकल रूम में जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों तो वहाँ पर एक बर्नर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बर्नर होता है ना, इस प्रकार इसमें लौ यहाँ पर जलती है बुसेन बर्नर में। और आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है और यहाँ पर कोई गैस का पाइप जो है इसके अंदर जो होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर से गैस को अंदर की ओर फेंकता है। यहाँ पर देखते होंगे यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह करके, है ना, यहाँ पर गैस का, ये क्या है, गैस पाइप है, इसको हम लोग कहते हैं गैस पाइप। जहाँ से ये गैस सिलेंडर से ये पाइप होकर के आता है, ये नोजल है जहाँ पे लौ यहाँ पर जलता है, ये क्या है, लौ, है ना, ये लौ है। यहीं से हमको नीला रंग का ज्वाला हमको प्राप्त होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि जब बुसेन बर्नर का जब आप लोग देखते होंगे बच्चों तो यहाँ पर देखते होंगे कि दो गो छिद्र नज़र आता है। ये छिद्र क्यों होता है, ये छिद्र रहने से हम लोगों को देखने से लग रहा है बच्चों कि जब गैस जब इस नली से होकर के जब बाहर निकलेगी तो सारा गैस तो इस छिद्र से बाहर निकल जाना चाहिए था, है ना, लेकिन गैस इससे बाहर नहीं निकलती है और लौ आराम से जलती है। तो यहाँ पर भी बर्नौली के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है बात समझिए, जब देखिए इस नली से होकर के, बहुत संकरी नली है, बहुत पतली नली है, जब इससे गैस हाई प्रेशर से जब बाहर निकलता है, यहाँ पर गैस का वेग जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर गैस का वेग ज़्यादा होता है, गैस का वेग यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो गैस का वेग ज़्यादा होने के वजह से इस अंदर वाले भाग का जो होता है दाब जो होता है, यहाँ पर गैस का दाब घट जाता है ना, गैस का दाब घट जाता है। तो गैस का दाब, लेकिन बाहर में जो हवा है ना, बाहर में जो हवा है वो हवा का जो होता है दाब, है ना, बना रहता है वही। तो जब इसका दाब यहाँ पर ज़्यादा
यहाँ पर हवा का दाब ज़्यादा होता है, इसके अंदर हवा का दाब कम है, गैस का दाब कम है। तो अब क्या होती है कि हवा जो होती है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। आप लोग जानते हैं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो अंदर का जो होता है दाब घट गया, बाहर का दाब ज़्यादा है, तो हवा क्या होती है कि इस छिद्र से होते हुए, है ना, गैस में जा कर के मिल जाती है ना, गैस के मतलब बर्नर के अंदर चले जाती है हवा। जब बर्नर के अंदर हवा जब चले जाती है तो वह हवा गैस के साथ जो इस, है ना, ट्यूब के द्वारा जो इस बर्नर में जा रहा था उसके साथ मिक्स हो गई। मिक्स होने से एक फ़ायदा क्या होता है कि गैस को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है और लौ आराम से जलती है। यदि ये छिद्र नहीं रहता इस बर्नर में तो ये लौ नहीं जलता। क्यों? क्योंकि आप लोग जान पा रहे हैं कि यदि ये छिद्र नहीं होता तो हवा जो होती है अंदर नहीं जा सकती, गैस के साथ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और लौ नहीं जलती। तो ये बुसेन बर्नर में भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक इसका उपयोग अनुप्रयोग बहुत अच्छा अनुप्रयोग है बच्चों, वो ये है कि देखिए सप्लाई पानी का जो पाइप्स, पानी सप्लाई जो होता है ना, पानी का जो सप्लाई किया जाता है ना, पानी का जो सप्लाई किया जाता है बच्चों, उसमें जो पूरे शहरों में जो होती है पाइप बिछाई जाती है, आप लोग जानते होंगे, है ना। आजकल तो गांव में भी बहुत सारे पाइप बिछाए जा रहा है। तो जो पाइप जो बिछाई जाती है वह पाइप जो है बच्चों कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि वह पाइप जो होती है ना, नाली, कुच्चे, ड्रेन, बहुत भद्दा ड्रेन जिसमें पानी बहुत दिनों से जमा होता है बच्चों। मान लेते हैं कि ये ड्रेन है यहाँ पर, इस ड्रेन से होकर के भी पाइप को गुजारा जाता है, इस ड्रेन से होकर के भी इस पाइप को गुजारा जाता है। ये ड्रेन है ना, नाली है, और इस नाली से भी होकर के ड्रेन को गुजारा जाता है और इस पाइप से होकर के पानी शहरों में सप्लाई किया जाता है। मान लिया जाता है बच्चों कि इस पाइप को जॉइंट करने के लिए यहाँ पर कुछ लगाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि दो गो पाइप को जॉइंट किससे किया जाता है, तो जब जॉइंट पाइप को किया जाता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ छिद्र जो होती है उसमें छूट जाती है, हल्का सा छिद्र, है ना, होल बच जाता है, छोटी हल्की छिद्र भी बच जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये छिद्र होने से पाइप में क्या हानि है, तो सो आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्नौली के सिद्धांत से। जब पाइप के अंदर पानी जब बहती है, प्रवाहित किया जाता है, तो इस पाइप के अंदर द्रव्य का जो होता है दाब घट जाता है, क्योंकि पानी का वेग ज़्यादा है तो दाब वहाँ पर घट जाता है। क्या हो जाता है? दाब घट जाता है। दाब के घटने से, है ना, दाब के घटने से, है ना, क्या प्रॉब्लम आता है? देखिए इसके अंदर पाइप के अंदर का दाब जो होती है घट गई, लेकिन ड्रेन में जो पानी जमा है, ड्रेन के अंदर में जो पानी जमा है बच्चों, वह तो गति नहीं कर रही है, उसका दाब ज़्यादा होगा। तो अब ये क्या होता है कि द्रव्य का प्रवाह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। अब ये जो पानी का सप्लाई का जो पाइप है, इसके अंदर का दाब, द्रव्य का दाब कम है, लेकिन नाली के जो पानी है, ड्रेन का जो पानी है, उसका दाब ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, नाली का पानी, है ना, अब इस दाब को बराबर करने के लिए इस पाइप के अंदर घुस जाती है, और जो है शुद्ध पानी जो होती है, जो इस नाली पाइप में प्रवाहित हो रही है ना, उसमें जा कर के वो मिक्स हो जाती है, और जो कि क्या करती है, इस पानी को गंदा कर देती है, और उसको सप्लाई किया जाता है घरों में, जो कि आदमी पीने का उपयोग किया जाता है ना, और वो काफ़ी कड़वी लगने लगती है, या ख़राब हो जाता है, या गंदी हो जाती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि शहर में जो सप्लाई पानी होता है, वो पानी यदि आप लोग पीजिएगा तो उसको काफ़ी कड़वा महसूस होगा, काफ़ी ख़राब लगेगा, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है, इसीलिए सप्लाई पानी ज़्यादातर नहीं पीना चाहिए। इसको यदि पीना भी चाहिए तो उसको प्यूरीफाई कर लीजिए, है ना, इसको बॉयल करके पीना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार का प्रॉब्लम प्रत्येक शहर में हमको देखा जाता है। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया बच्चों। एक बात और यहाँ पर आप लोग देखते होंगे बच्चों कि जब हेलीकॉप्टर जो होता है बच्चों, है ना, हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो आप लोग देखते होंगे कि उसका ऊपर का जो डायना होता है, ऊपर का जो पंख होता है, वो काफ़ी तेज़ी से घूमता है। आखिर तेज़ी से घूमने का क्या वजह है? और डैना को बनाया भी जाता है बच्चों, आप लोग देखते होंगे डैना किस प्रकार होता है ना, उसका जो हेलीकॉप्टर का जो डैना होता है, ऊपर में जो ब्लेड होता है वो कैसा बनाया जाता है, आप लोग देखते होंगे कि उसका ऊपर का भाग जो होता है थोड़ा सा उठा दिया जाता है, और नीचे का भाग थोड़ा सा नीचे रहता है। इस प्रकार होता है डैना, है ना। आप लोग पंखा, हम लोग घर में जो पंखा चल रहा है बच्चों, उस पंखा को भी आप लोग देखिएगा तो उसका देखिएगा कि एक साइड थोड़ा सा उठा दिया जाता है ना, ये थोड़ा सा भाग उठा हुआ रहता है, और ये थोड़ा सा झुका हुआ पाइप रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है?
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर जब उसका डेना जब बहुत तेज़ी से जब घूमता है तो ऊपर की हवा का वेग ज़्यादा हो जाता है ना। ऊपर का हवा क्योंकि थोड़ा सा डेना ऊपर उठा हुआ है ना, ऊपर जब उठा होता है तो हवा का जो जिससे उसका टकराव होता है वहाँ का वो हवा का वेग को बढ़ा देता है, हवा का वेग को बढ़ा देता है। और लेकिन नीचे जो हवा का डेना जो सा झुका हुआ होता है, जो उसका ब्लेड होता है थोड़ा सा नीचे झुका होता है, जिसके वजह से वो हवा के संपर्क में बहुत कम आ पाता है, इसीलिए नीचे की हवा का वेग कम रहता है, नीचे की हवा का वेग कम रहता है। अब देखिए ऊपर का वेग बढ़ गया, हवा का वेग बढ़ गया तो यहाँ का दाब क्या होता है, घट जाता है, लेकिन यहाँ का दाब घटता नहीं है, वही बना रहता है। तो हवा का प्रभाव किधर होगा, यहाँ तो हवा का दाब उच्च बना हुआ है लेकिन यहाँ का दाब घट गया, तो हवा किधर से प्रवाहित होगी, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यह हवा जो होती है हेलीकॉप्टर को ऊपर की ओर लिफ्ट करने के लिए है ना कारगर महसूस होती है। यही हवा के वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उठने लगता है, लिफ्ट करता है। तो बर्नौली के सिद्धांत का ही प्रयोग करके हेलीकॉप्टर जो होती है ऊपर की ओर उठती है। तो ये सिद्धांत का अनुप्रयोग जो होता है बच्चों बहुत जगह किया जाता है, बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग। यहाँ तक कि जो बाइक में आप लोग कार्बोरेटर वाले बाइक को आप लोग देखते हैं, है ना, आजकल तो कार्बोरेटर वाला बाइक बहुत कम आने लगा है, लेकिन पहले समय में जब कार्बोरेटर वाला बाइक आता था, कार्बोरेटर कैसा बना होता है आप लोग जानते होंगे, एक सिलेंडर की तरह होता है, इसमें बहुत सारा छिद्र होता है ना, इसमें बहुत सारा छिद्र होता है और एक बहुत सक्रिय नली के द्वारा जिसको हम लोग नोजल कहते हैं, गाड़ी में भी देखते होंगे बाइक सब में नोजल लगा रहता है, और ये नोजल जो होती है कार्बोरेटर के अंदर जो होती है ना, क्या करती है, तेल को है ना श्रिंक करती है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी स्प्रे करती है, तेल का स्प्रे करती है, यहाँ पर तेल का स्प्रे करती है। तो अब स्प्रे करने से इसका क्या होता है कि जब नोजल के द्वारा कार्बोरेटर के अंदर जब स्प्रे किया जाता है तो तेल के वेग के वजह से इसके अंदर हवा का वेग या तरल का वेग बढ़ जाता है। अब तरल का वेग बढ़ने की वजह से इसके अंदर का जो होता है दाब घट जाता है, इसके अंदर का दाब घट जाता है, लेकिन हवा जो होती है बाहर की हवा का दाब बना रहता है, क्योंकि हवा बाहर का जो हवा गति नहीं कर रहा है तो दाब उसका बरकरार रहता है। अंदर का कार्बोरेटर के अंदर का दाब घट जाता है। इस दाब को बराबर करने के लिए हवा जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना शुरू हो जाती है, जिसके वजह से तेल के छोटे छोटे बूंद जो नोजल के द्वारा स्प्रे किया गया था उसमें वो मिक्स हो जाती है और ये सीधे पिस्टन की ओर चले जाती है ना। यह कहाँ चली जाती है, पिस्टन पर चले जाती है, और पिस्टन पे तेल को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन यही हवा पर प्राप्त करती है, प्रदान करती है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कार्बोरेटर का काम क्या होता है ना, इस फंक्शन के द्वारा कार्बोरेटर का काम क्या हो गया कि तेल में हवा को मिक्स करना, है ना, कार्बोरेटर का काम होता है। तो बर्नौली का सिद्धांत का अनुप्रयोग जो है ना बच्चों हमारे आजकल के फील्ड में बहुतायत मात्रा में किया जाता है ना, इसलिए बर्नौली का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। मैं जितना भी बताऊंगा वो कम है। आप लोग यहाँ पर देखते होंगे बच्चों, है ना, एक सिद्धांत आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग है ना या जानते होंगे बच्चों कि जब हम लोग क्रिकेट में खेलते हैं तो देखते हैं कि बॉल स्पिन किया जाता है, बॉल को गेंद को स्पिन किया जाता है ना। तो बॉल स्पिन क्यों किया जाता है, जब बॉल को घुमाया जाता है तेजी से तो वो टर्न क्यों हो जाती है ना। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, यदि आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे या देखते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जब बॉल को स्पिन किया जाता है, जब बॉल को घुमाया जाता है बहुत तेजी से, तो बॉल जो होती है जो सीधी रेखा में चल रही थी वो सीधी रेखा में नहीं चल करके बेंड कर जाती है, थोड़ा वक्र के पाथ में चलती है, कर्व पाथ में चलती है, इस है ना। ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं, है ना। स्पिन करते बॉल को, है ना, इसका सर्वप्रथम खोज जो था, इस प्रभाव का सर्वप्रथम खोज मैग्नस ने किया था। किसने किया था, मैग्नस ने किया था, इसीलिए इसको मैग्नस प्रभाव भी कहा जाता है। तो अब देखिए ये बॉल क्यों टर्न करती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। बॉल क्यों टर्न करती है ना, घूमती है क्यों, वक्र का देखिए जब बॉल को हम लोग स्पिन कराते हैं बच्चों, बात समझिएगा कि जब हम लोग बॉल को स्पिन कराते हैं, बॉल अब देखिए किस दिशा में स्पिन कर रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि यहाँ की हवा जो होती है बच्चों वो इधर की ओर जाएगी और इधर की हवा जो होती है बच्चों इधर की ओर जाएगी, है ना। तो अब देखिए जब बॉल स्पिन कर रहा है तो बॉल के संपर्क में जो हवा होती है उसकी गति दो दिशा में होती है, एक इधर होती है ना, ऊपर वाली हवा का गति इधर होती है और नीचे वाले हवा का गति इस दिशा में होती है ना। तो दो दिशा हो गई। तो ऊपर वाले हवा का जो वेग होता है ना, ऊपर वाले हवा का वेग ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर दाब क्या होता है, घट जाता
यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हवा का जो वेग इस दिशा में जा रहा है, इसके वजह से यहाँ पर भी दाब जो होता है बच्चों घट जाता है। तो हवा क्या होती है, यहाँ का दाब घट गया है ना, यहाँ का दाब घट गया। अब यहाँ पर बात समझिए कि बाहर के जो हवा है, यहाँ पर जो हवा है, यहाँ पर जो हवा है, ये तो अपने ही स्थिति को बरकरार रखती है। इसका मतलब हवा का यहाँ पर दाब इसके बनिस्पत यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये हवा जो होती है वो इधर की ओर प्रवाहित होना शुरू होती है, इधर की ओर प्रवाहित। लेकिन अब ये प्रवाह, हवा का जो प्रवाह होता है, अब इस क्षेत्र में हवा इंटर किस दिशा में करेगा, कैसे प्रवेश करेगा। यदि बॉल इधर की ओर जा रही है ना, घूमते हुए बॉल आगे की ओर बढ़ रही है, तो वो हवा को इस प्रकार घुमा रही है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले दाब की दिशा में घटेगा, इस दिशा में घटेगा, है ना, दाब यहाँ पर घटेगा, उसके बाद घटते घटते आगे बढ़ेगा। तो हवा जो यहाँ प्रवेश करेगी, हवा इस दिशा से प्रवेश करती है इधर की ओर, और इसमें हवा जो प्रवेश करेगी वो इधर से प्रवेश करेगी। तो देख पा रहे हैं कि दोनों दिशा में, जिसके वजह से इस बॉल में इधर की ओर दाब बढ़ता है और इस बॉल में इधर की ओर दाब बढ़ता है। तो हवा जो होती है इस बॉल को ऊपर की ओर ढक लेगी और ये हवा इस बॉल को इधर की ओर ढक लेगी, जिसके वजह से बॉल थोड़ा बेंड कर जाता है और इधर की ओर चला जाता है ना। तो ये क्या हो गया, ये बॉल इस दिशा में मुड़ जाती है। बात समझ में आ गया बच्चों? नहीं आया तो एक बार और फोटो बना के हम दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक बॉल है ना, जो बॉल इसमें देखिए बॉल इस प्रकार घूम रही है ना, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी हवा इधर गति करेगी, इसकी हवा इधर गति करेगी, है ना, इसकी। अब देखिए यहाँ बाहर की हवा जब इसमें प्रवेश करेगी तो ये इस दिशा से प्रवेश करेगी, इस दिशा से प्रवेश करेगी, और इसमें हवा जो होती है इस दिशा से प्रवेश करेगी। तो इस दिशा से जब प्रवेश करती है तो ये बॉल पर थोड़ा सा दबाव बनाती है, और यहाँ से हवा जो होती है इस दिशा में दबाव बनाती है। अब बॉल बताइए, जब इस दिशा में दबाव बना रही है, इस दिशा में दबाव बना रही है, तो बॉल टर्न करेगा इस दिशा में, है ना। तो हवा का प्रवेश करने का, है ना, दिशा पर ही जो होती है बॉल का स्पिन, यदि ठीक इसको विपरीत दिशा में स्पिन कराया जाए तो बॉल इस दिशा में चले जाएगी। तो बर्नौली का बहुत सारा अनुप्रयोग है बच्चों हमारे दैनिक जीवन में। तो आप लोग बच्चों बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, है ना। तो आज मेरा वीडियो बच्चों यहीं तक रहेगा। आप लोगों को यदि और इसके बारे में यदि जानकारी प्राप्त करना है बच्चों, है ना, इसमें बहुत सारा होता है, जैसे वेंचुरी मीटर का भी, है ना, बर्नौली के सिद्धांत से ही वेंचुरी मीटर का ही निर्माण किया जाता है बच्चों, है ना। इसमें टॉरिस-शैली का भी प्रमेय होता है। तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को वेंचुरी मीटर और टॉरिस-शैली का प्रमेय के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा। तो आज मेरा वीडियो यहीं तक है बच्चों। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें, है ना। तो आप लोगों के साथ फिर से मिलता हूँ बच्चों एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहे बच्चों। आज आप लोगों ने जो वीडियो देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।